तो ईवीएम पर इल्जाम तराशी का दौर चल रहा है, उस पर भी हम बात कर रहे हैं। एक तरफ डिनर को लेकर के भी चर्चा है कि उसमें कौन सी हिकमत अमली बन रही है। इधर पूरा विपक्ष भी अपने तरीके से एक हो रहा है, हालांकि उनमें एकता की फिर भी कमी है। चंद्रबाबू नायडू अपने ढंग से सोच रहे हैं। उन्होंने तो ये भी एक तजवीज रख दी थी बड़ी जल्दबाजी में कि ऐसा करते हैं जी कि पहले राष्ट्रपति के पास चले जाते हैं और एक उनको दे देते हैं ज्ञापन कि हम सब एक हैं और हम सरकार बना लेंगे इकट्ठे। फिर उनके साथियों ने, डी राजा वगैरह ने, और जो सीपीआई के और दूसरे भी लोग हैं उनके साथी दल, उन्होंने समझाया कि नहीं ये ठीक नहीं है, अपनी मर्यादा से भी बाहर हो जाएगा, थोड़ा 23 तारीख का वेट कीजिए। तो ये भी चल रहा है, ऐसा नहीं है। और ये जल्दबाजी आपको हास्यास्पद भी लग सकता है ये, लेकिन ये भी हो रहा है और वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। और एग्जिट पोल के बाद उनकी कोशिशों में तेजी आई। इधर तो जश्न की तैयारियां हैं, खुशियों की तैयारी। डॉक्टर मेरे साथ रमेश ठाकुर जी भी हैं, सीनियर सहाफी हैं, पत्रकार हैं, उनसे बात करूंगा। रमेश ठाकुर जी, कैसे देखते हैं एनडीए की अपनी तैयारियां, यूपीए और अदर्स की अपनी कोशिश? लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं, आपकी राय, और आपने सबको सुना। देखिए, कयास तो सारी पॉलिटिकल पार्टियों ने लगा लिया। जब ईवीएम का पिटारा खुलता है वो तो बात की बात है, लेकिन जब एग्जिट पोल का जो पिटारा खुला है उससे ना कि बीजेपी, कमोबेश सारी पार्टियों ने आकलन लगा लिया कि ये रुझान किस तरफ जाने वाले हैं। अब जो पूर्व के जो रुझान आए थे एग्जिट पोल के, चाहे दिल्ली का कह लो या और भी जगहों का, तो उसको देख के कांग्रेस को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अभी बीच का स्पेस हमारे लिए बचता है। इसको लेके कल परसों जो 3-4 दिन में जो दिल्ली के अंदर सोनिया गांधी जी के यहाँ जो मीटिंगें हो रही हैं, उनमें एक आदमी को चुना गया है, वो है चंद्रबाबू नायडू। चंद्रबाबू नायडू ने एक प्रपोजल सामने रखा है कि हम जो 2.5 महीने पहले जब महागठबंधन की जो बात कर रहे थे, जिस मुद्दे पे हमारी बात नहीं बन पाई थी, वो बात थी उस समय पीएम कैंडिडेट कि पीएम कैंडिडेट कौन हो। तो उस समय सबसे पहले ने जो टांग खींची थी वो थी मायावती। मायावती उस समय बिल्कुल राजी नहीं हुई। तो इस बार जो स्थिति बन रही है कि अब क्यों ना अगर हम 23 तारीख के बाद में फिर उसी मंच पे आ जाए, जो पहले पटकथा लिखी गई थी उसको फिर हम उसी स्याही से दोबारा से दोहरा दी जाए। इसको लेके लखनऊ पहुंचते हैं, मायावती जी से मिलते हैं, अखिलेश जी से मिलते हैं, फिर वहां से आके रिपोर्ट सीधे सोनिया गांधी जी को देते हैं कि वो राजी हैं। उसके बाद में कल जो हम लोगों के पास सूत्रों से जो खबर आ रही है तो ये है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से ये लोग फिर सहमत होने वाले हैं कि 23 तारीख के बाद अगर स्थिति हमारे पक्ष में आती है, अगर हमारे पास जादुई आंकड़ा अगर पूरा होता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम से ये लोग राजी हो जाएंगे। और चाहे फिर राहुल गांधी हो, दूसरे किसी के नाम पे लोग राजी नहीं हो पाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आज तस्वीर आई है, आज पूरे दिन से जो केंद्रीय कार्यालय भाजपा का जो है उन पे जो गहमा गहमी हो रही है, और एक भोज का, रात्रि भोज का वहां पे इंतजाम किया जा रहा है, सारे घटक दल एक मंच पे आ रहे हैं। तो इससे इमरान जी साफ जाहिर है कि बीजेपी पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में कि हमारा बीजेपी का जो कॉन्फिडेंस सर, इसी की वजह है कि विपक्ष ईवीएम का राग अलापना शुरू कर चुका है। नहीं, इनके कॉन्फिडेंस को देख करके देखो, ये जो मुद्दा है और ये घाव है, बड़ा नासूर हो चुका है। इसको डायग्नोस करने के लिए ना बीजेपी के पास कोई चारा है, ना ही चुनाव आयोग के पास है। चुनाव आयोग ने एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा सारी पार्टियों को खुला चैलेंज दिया कि आप आओ, जो आपके आरोप है वो साबित करके दिखाओ। कमोबेश हुआ क्या, सारी की सारी पार्टियां दुम दमा के भागी, कोई रिजल्ट नहीं निकला। इस बार आज अभी हम सुबह से बीजेपी कार्यालय पे थे, कई लोगों से हमने पूछा, तो विशेष तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा, कोई भी बड़ा नेता इस बार के जो 22 पार्टियां आज आयोग के दफ्तर में पहुंची हैं, इनको गंभीरता से नहीं ले रही हैं। क्योंकि अब अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो 10 या 15 साल पहले जब रिजल्ट आता था, तो इमरान जी उस समय क्या होता था, सारी पार्टियां जो हारने के कगार पे होती थी, यूं कह ले कि जो हारती थी, वो मनन मंथन करती थी कि हमारी हार कैसे हुई, हमारी चूक कहां पे हुई, हमारी तैयारियां कहां पे कम रह गई, तो उस पे मनन मंथन होता था। लेकिन अभी क्या है, ईवीएम का पिटारा भी नहीं खुला, उससे पहले इन्होंने दुम दबा के फिर भागना शुरू कर दिया। एक ही रात विजय जी कहते हैं कि हमको जो 2014 के बाद से यकीन ही नहीं रह गया किसी भी संस्था पर, तो हमारा शक जायज है अपने तरीके से। वो ये मानकर चल रहे हैं कि ये सारी संस्थाएं एक पार्टी, एक सरकार के लिए काम कर रही हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। ये स्पष्ट है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के 4 जज खुलकर किस तरह से सामने आए, चाहे सीबीआई की आप बात कर लें, सीबीआई में किस तरह से क्या घमासान मचा पूरा देश जानता है। किस तरह से मोदी जी अपने भाषणों में कहते हैं कि उन्होंने राहुल गांधी को नोटिस भेजा,
तो माननीय मोदी जी नोटिस भेजने वाले कौन हैं? वो कहते हैं ये लोग गिरफ्तारी से बच रहे हैं, ये लोग बेल ले रहे हैं। तो आप जब एक संवैधानिक सिस्टम है उसी को नकार रहे हैं, आप लोकतंत्र की हत्या करने में जुटे हुए हैं, तो हमारा विश्वास कहां से रह जाएगा? सुने आपने रमेश, वरना माननीय मोदी जी को तो ये बातें कहनी नहीं चाहिए थी। मुताबिक 2014। अरे भैया किस गवर्नमेंट में ऐसा नहीं होता है? आपकी जब गवर्नमेंट थी उस समय आपने मान लिया ना कि लोकतंत्र मैं की बता हत्या रहा हो रही है। हूँ, नहीं किसी ने नहीं माना, आपकी बात है, आप मान सकते हो, हम नहीं मान सकते, लेकिन ये आप 2004 और 2005 की वो तस्वीर आप क्यों भूल रहे हो जिस पार्लियामेंट में नोटों की गड्डियां जो लहराई जाती थी, जिस समय काला दिन कहा जा रहा था? देखो, लोकतंत्र की हत्या आप कुछ भी कह सकते हो, लेकिन इस समय जो निर्जलता आप लोगों ने दिखाई है, विशेष तौर पे विपक्ष की पार्टियों ने, वो जो दिखाई है ना, उससे आपको याद है उस वोटर की, भाई सुन लो, उस वोटर के जो कतार में अंतिम व्यक्ति जो है, उसकी इच्छाओं को आपने जो रौंदा है, उनको जो आपने सपने दिखाए थे, क्या वो पूरे हो पाए? क्या वो जो वोट देता है अपने मनपसंद पार्टी को, अपने नेता को, अपने कैंडिडेट को, उनके दिल से एक बार जरा पूछो जाके, जब आप ये कहते हो ना कि ये ईवीएम है, ये तो सिर्फ झूठ का पिटारा है, इसमें जिसका वोट गया, जिसको देना था वहां नहीं जाता और कहीं चला जाता, उसके दिल से पूछो कि वो जब अपने एक मनपसंद कैंडिडेट को देता है, उसके दिल पे क्या बीतती है? वो सोचता है हाय रे, मैंने तो जिसको वोट दिया वो तो चला गया। में और इस तरह की बातें कह करके जनादेश का ही एक तरह से अपमान तो नहीं करते हैं, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। नहीं, लोगों का जब मूड है किसी तरफ, लोग चाहते हैं कि कोई ऐसी सरकार आए, उनको लगता है कि भाई जो देश के लिए बेहतर कर सके, तो आपका ये जो राग हो जाता है उससे लोग और चिढ़ जाते हैं, नहीं, और किलस जाते हैं। जनादेश का हमेशा सम्मान किया है। अगर 2014 में हारे तो हमने सम्मान किया जनादेश का, हमने अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास किया, हमने जमीनी स्तर पर जनता की लड़ाई लड़ने की कोशिश की, उनके मुद्दों पर हमने लड़ाई लड़ी। जरा कुशवाहा का बयान सुनिएगा, कुशवाहा जी का बयान सुनिए, उन्होंने क्या कहा? अगर मैं हारा, अगर हार होती ना, उसके बाद में खून की नदियां बह जाएंगी। अरे आज का बयान देखिएगा, ये उन्होंने क्या बयान दिया है, उन्होंने सीधे काटने की बात कह दी। अगर उनकी हार होती है तो वो जनता के साथ में क्या करेंगे? देखिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक बात का बिल्कुल दावा कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के लोकतंत्र की, इस देश के संविधान की रक्षा के लिए पूरी अपनी निष्ठा दिखाई है और कार्य किया है। आज भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं। आज भी आप ये देखिए, भाजपा में प्रज्ञा जी क्या कहती हैं, महात्मा गांधी जी को कहां किस कैटेगरी में खड़ा करती हैं, और नाथूराम इसी देश में कांग्रेस की भी सरकार में अध्यादेश की कॉपी है ना, कि एक तरफ किसने फाड़ा था, ये भी इस देश ने देखा माफ नहीं करूंगा। अध्यादेश की कॉपी किसने फाड़ा था, ये भी इस देश ने देखा। किस चीज को जी? अध्यादेश की कॉपी देखिए, किसने फाड़ा था, वो इस देश ने देखा है, और उसमें संविधान की धज्जियां जिस तरह से उड़ी थी, और संविधान की मोहर लगी हुई थी उसमें, जिस कागज के ऊपर अशोक स्तंभ लिखा होता है, भाई साहब, उसको सलाम किया जाता है, उसकी इज्जत की जाती है, और आप ये नहीं कि बीच पब्लिक डोमेन में उसको फाड़ दिया जाता है। लेकिन यही भाजपा सरकार थी, उस आदेश के खिलाफ में कानून बना लाई कि अब किसी भी निर्दोष आदमी को दलित उत्पीड़न के केस में केवल शिकायत देते ही अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये लोग तो खुद ही कानून की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। और जब इन्हें सवर्णों का लगा कि भी स्वर्ण वर्ग नाराज हो गया कि भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है, अगर कोई शिकायत होती है जांच तो कर ले, ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है। और जब इन्होंने देखा कि वोट बैंक तो स्वर्ण जाति के लिए आरक्षण की अपनी बात रखी, फिर आ रहा हूँ। कहना चाहूंगा कि देखिए, अभी भी आरोप प्रत्यारोप से आप बाहर नहीं निकल पाए। यही बात मैं बार बार कह रहा हूं कि यू आर इन द अपोजिशन, यू शुड प्ले योर रोल। सकारात्मक भूमिका प्रतिपक्ष को अदा करनी पड़ेगी, ये लोकतंत्र है। हर संवैधानिक पद पर क्वेश्चन मार्क उठाकर आप जनता के विश्वास से खिलवाड़ नहीं कर सकते। आप बता दीजिए हमें क्या भूमिका अदा करनी चाहिए। आरोप प्रत्यारोप का मैंने पिछले 2 महीने चुनाव को मैं देख रहा हूं, आज भी आप ये इंट्रोस्ट नहीं कर रहे हैं कि किन कारणों से आपकी हार हो रही है। विजय जी, आप लोग नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, नकारात्मक आपको गलत कहना पड़ेगा कि आपकी हार क्यों हो रही है, उसके पीछे कौन से जिम्मेदार है? जो सरकार है उसके ठहरा देना, इलेक्शन कमीशन को दोष ठहरा देना, सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम पे दोष ठहरा देना इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं ये कहना चाहता हूं कि आप जितने भी पार्टियां हार रही हैं, या तो आप व्याख्या कर दें कि हमें काम करना चाहिए, हम कर जो भी हार रहा है या जो भी सिनेरियो बन रहा है, दिनेश जी, करना पड़ेगा कहां पर कमियां रह गई, दिनेश जी इन्होंने ये बताने की कोशिश की, दिनेश जी आप हर इन्होंने ये बताने की कोशिश में रखे कि पूरे भारत की जनता 2014 से खंडित नहीं कर सकते। ये कहना चाहता हूं 2014 इससे क्या होगा। इमरान
इमरान जी, एक संशय का वातावरण पैदा हो जाएगा और अल्टीमेटली यू विल लेट टू द नेशन। संशय का वातावरण हमने क्रिएट नहीं किया। जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश मैं भारत के किसी भी संवैधानिक संस्था के खिलाफ किसी भी व्यक्ति को बोलते हुए नहीं सुन सकता। क्यों? क्योंकि हमें सिस्टम में बिलीफ है। आप इलेक्शन कमीशन को दोष देते हैं। जब संविधान बना था, 2 मिनट, इलेक्शन कमीशन जब बना था, संविधान की रचना हुई थी, तब क्या कहा गया था? ये उम्मीद की गई थी कि इलेक्शन कमीशन नॉन कमिटल रहेगा और ये तब भी उम्मीद की गई थी कि ब्यूरोक्रेसी नॉन कमिटल रहेगी। इलेक्शन कमीशन परिस्थितियां बदली, आज ब्यूरोक्रेसी नॉन कमिटल नहीं है। तो ऐसे में इमरान जी आप बताइए, इलेक्शन कमीशन ही दोषी क्यों है? सिस्टम को आपने ऐसा तैयार कर दिया कि लोगों का कमिटमेंट होने लगा, और जब लोगों का कमिटमेंट होने लगा तो आज सिस्टम को दोष देते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला नहीं झाड़ सकते। ठीक है दिनेश जी, बड़ी बात है, उन्होंने बड़े सवाल उठाए। दिनेश जी, ये दिखाने की अब विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि सब कुछ 2014 के बाद इस देश में जो है बर्बाद हो गया, बदल गया, और आज भी अगर हम हारते हैं तो ये आप लोगों की वजह से है, जो आप लोगों ने हर चीज पर कंट्रोल कर रखा है, और इसके चलते जनादेश का अब कोई मतलब नहीं है। हम हारेंगे तो सिर्फ इसलिए कि आपने बेईमानी की। असल में इमरान जी क्या है ना कि जब किसी को बीमारी हो जाती है तो डॉक्टर सबसे पहले डायग्नोज करता है कि असल में बीमारी का कारण क्या है। कांग्रेस पार्टी उस डायग्नोज में जा नहीं रही है। आज कांग्रेस बीमार हो गई है, जनता उनके साथ जुड़ नहीं रहा है, तो इनको चिंता भी करनी चाहिए, उस पर चिंतन भी करनी चाहिए, और जो कमी रह गई उसको संशोधन करके आगे बढ़ना चाहिए। देखिए यही कमी है। भारतीय जनता पार्टी के पास संसद में 2 सदस्य थे। आज हम बहुमत की सरकार क्यों चला रहे हैं? हमने काल, समय और परिस्थिति के अनुसार हमने संशोधन उसमें किया, उसमें सुधार किया, कहीं कमी रह गई तो उस गुंजाइश को हमने पूरी की। लेकिन दिक्कत क्या है, यहां अगर दाग चेहरे पर है तो कांग्रेस पार्टी आईने को साफ कर रही है, जबकि साफ उसको क्या करना चाहिए? चेहरा करना चाहिए। उल्टी समस्या है। और आपने एक सवाल पहले सेगमेंट में पूछा था, मुझसे रह गया। आपने कहा कि डिनर डिप्लोमेसी भी दिनेश जी समझा दीजिएगा। देखिए निश्चित तौर पर हमारे जो अलायंस है उनके साथ हमको बैठकर जो रुझान आए हैं, क्योंकि हमको सरकार बनानी है तो उनके साथ चर्चा करनी पड़ेगी। तो चाहे आप उनके साथ लंच पर चर्चा करें, चाहे डिनर पर चर्चा करें, चाहे ब्रेकफास्ट पर, डर होने का डर भी है। नहीं, कहीं नहीं डर है। नहीं, इसलिए नहीं डर है कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जो गठबंधन धर्म बनाती है, अगर ना तो उसको निभाना भी जानती है। और दूसरी चीज, और भी बात आई थी, और दूसरी चीज रही बात, आपने कहा था चंद्रबाबू नायडू का। चंद्रबाबू नायडू तो वैसे ही वहां आंध्रा में जगन रेड्डी ने नाक में दम कर दिया है। ये लोग सिर्फ किस कवायद में है पता है? एक तो अगर आपको ध्यान हो, जरा पीछे 2 दिन पहले जाइए तो चंद्रबाबू नायडू कब निकले थे? जब अंतिम चरण का चुनाव था उस दिन निकले थे। उसका एक ये मैसेज जनता में वोटर में देना चाहते थे कि देखिए गठबंधन में लड़ाई में है, ऐसा कहीं ना हो कि बिल्कुल जीरो हो जाए। उस मैसेज के लिए थे। सिर्फ घूम घूम कर ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद, काउंटिंग के बाद कैसे एक दूसरे के हम आंसू पोंछेंगे, वो भी आंसू पोंछने को तैयार नहीं है। मायावती जी मीटिंग करने के लिए तैयार नहीं है, अध्यक्ष से और इनके उपाध्यक्ष से, पूर्व अध्यक्षा से और वर्तमान अध्यक्ष से। इसलिए, और तीसरी चीज आई थी, एक बात और आई थी, किसी ने कहा था और रमेश जी ने भी उसका समर्थन किया था कि अगर विपक्ष के पास कोई चेहरा होता तो शायद स्थिति दूसरी होती। मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। अगर विपक्ष कोई चेहरा सामने रखता तो माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा ऐसा इस देश की जनता ने प्यार और सम्मान से इस तरह से उनका चेहरा बना दिया है कि उनके सामने कोई चेहरा टिक नहीं पाता, और इनकी स्थिति और क्या है, बनाना नहीं चाहे चेहरा। इन्होंने बड़ी कोशिश की, लेकिन मुझे बताइए कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा था? जो लोग चेहरा बनना चाह रहे तो चुनाव ही नहीं लड़े, वो खुद चुनाव नहीं लड़े। और आज इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्थिति कैसे सांसें अटकी पड़ी है राहुल गांधी की वहां अमेठी में, जो इनकी परंपरागत सीट है। जब परंपरागत सीट पर इनकी स्थिति है तो बाकी जगह पर क्या होगा? और रही बात चुनाव आयोग पर अंगली उठाने की, 10 सेकंड, आज प्रणव मुख्यमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति थे देश के, और बहुत समय तक वो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में थे, वित्त मंत्री थे। उन्होंने कहा कि हमको संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। आज लोकतंत्र जहां पहुंचा है उन्हीं संवैधानिक संस्थाओं की देन है। इनके पार्टी के वरिष्ठ नेता रह चुके हैं, देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जी अब आपका क्या सवाल था इमरान जी? ठीक, चलिए बात कर रहे हैं, हम लोग लगातार बात कर रहे हैं और अब आखिरी मरहले में पहुंच चुके हैं इस चर्चा के। लगातार ईवीएम पर दोष दिया जा रहा है, अपने अपने तरीके से अपने अपने खेमों को एक रखने की भी कोशिश जारी है। मेरे 5 सवालों में से आखिरी सवाल था कि क्या जो एग्जिट पोल है वो नतीजों में तब्दील हो पाएंगे? ये भी आखिरी सवाल है और मेरे पास 8 मिनट करीब बचे हैं इस चर्चा के लिए। और हम लगातार ये जब से एग्जिट पोल जारी हुए हैं तब से हम इस पर रोज बात करते हैं कि वाकई क्या हो पाएंगे कि नहीं। इस पर भी थोड़ा सा अपने अपने सबके आंकलन आते रहने चाहिए। 23 तारीख तक तो कम से कम ये बातें चलेंगी। तो मैं आप तमाम लोगों से जल्दी जल्दी कमेंट लेना चाहूंगा कि ये जो एग्जिट पोल है ये क्या नतीजों में तब्दील हो पाएंगे। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा डॉक्टर विशाल मिश्रा जी के पास। देखिए इमरान जी, ऐसा है कि मैंने अभी पहले भी कहा था कि एग्जिट पोल जो है वो संभावनाओं
की तरफ इशारा करता है, एक डायरेक्शन देता है। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस कमोबेश ये बात तो इस बात से एग्जिट पोल से जाहिर होती है कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। अब देखना यह है कि जो है कंप्लीट मेजॉरिटी आती है या 10-20 सीटें कम होती हैं तो कुछ अन्य पार्टियों का सहारा। पर कुछ लोग तो बम्पर दे रहे हैं सीटें 300, 308। देखिए, मैंने आपसे बहुत पहले कहा इमरान जी, पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। राजनीति संभावनाओं की कला है। इस संभावनाओं में 545 सीट है, 445 सीट के लिए बीजेपी, कांग्रेस, XYZ पार्टियां कैलकुलेट कर सकती हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन लगभग 100-125 सीटों पर कैलकुलेशन नहीं किया जा सकता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उनका मार्जिन बड़ा कम होता है। और वही सीटें ये भूमिका या डिसाइड करती हैं, निर्णायक भूमिका, कि गवर्नमेंट किसकी बनेगी। मैंने ये कहा आपसे, तो ये बात मैंने बहुत स्पष्ट कह दिया कि कितना भी एग्जैक्ट आप आंकड़ा लगा ले, चूंकि मैंने आपसे कहा ना सेक्रेट बैलेट पेपर है, बताने में भी गलती हो सकती है, आदमी जानबूझकर भी नहीं बताएगा। तो इसलिए 545 सीटों में से हम एग्जैक्ट 400-425 का कैलकुलेशन कर सकते हैं, 100-125 सीटों का हम आकलन नहीं कर सकते, और किया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि जस्ट संभावना है। तो अगर यही रहा तो ओवरऑल गवर्नमेंट वुड बी फॉर्म बाय एनडीए। रमेश ठाकुर जी। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन एग्जिट पोल है, ये सिर्फ कयासों पे आधारित होते हैं। इसमें सटीक अनुमान तो लगाना बहुत मुश्किल होता है। 543 सीटें हैं, चलो दिल्ली में आसपास के लोग आपको मिल जाते हैं, बिल्कुल नॉर्थ ईस्ट, बिल्कुल उस एक जहाँ पे बक्सर जैसे इलाके हैं वहाँ पे जाना और वहाँ पे भी आप सीट को ये कह देना कि ये जीत रही है हार रही है, वो थोड़ा सा बचकाना सा लगता है। अब जिस तरीके से दिल्ली के उस समय चुनाव हुए थे विधानसभा के, उस समय यही एग्जिट पोल थे, भाजपा की सरकार बना दी थी उन्होंने, और अच्छे मतलब सीटों के साथ में। लेकिन जब ईवीएम का पिटारा खुला, अब देखिएगा वही भाजपा के पास 3 सीटें रह गई, ठीक है, और दूसरे की सरकार बन, तो वो सारी चीजें हैं, ये कयास लगाए जाते हैं। लेकिन सटीक नहीं, जब इतना बड़ा आपके सामने उदाहरण है, तो फिर उसके बाद इस वक्त जो सत्ता पक्ष है वो इतना उत्साहित और इतनी जबरदस्त तैयारियां क्यों कर रहे हैं? मतलब कुछ तो कॉन्फिडेंस होगा ना। नहीं, दे सत्ता पक्ष अब अपने स्तर से एक बूथ पे बैठा हुआ कार्यकर्ता, वो पल पल की, जब सबके पास एंड्रॉइड फोन है ना, वो हर पल की खबर अपने कार्यालय में भेजता है, अपने आका को भेजता है कि यहाँ की स्थिति ऐसी है। जो दिनेश सिंह जी बता रहे थे कि अब हमें जरूरत नहीं है किसी की, क्योंकि आकलन इनका अंदरूनी रूप से ही हो जाता है कि क्या है क्या नहीं है। अब आज जिसको हम भोज का नाम दे रहे हैं कि भोज हो रही, दरअसल ये भोज नहीं है। सरकार मान बैठी है कि हमारी दूसरी सरकार आने वाली है। आज खाने पे बैठे हैं, मुझे तो अभी किसी ने मैसेज भी ये भेजा है कि लिस्ट भी तैयार हो रही है कि अगला विभाग किसको दिया जाएगा, आईबी विभाग किसके पास होगा, सुरक्षा किसके पास होगी, इन चीजों पे भी चर्चा होने वाली है। कॉन्फिडेंस इनका ये एग्जिट पोल पर नहीं है, इनके अपने आकलन से और इनके अपने परफॉर्मेंस पे इनको समझ में आ गया होगा कि हम अच्छा कर रहे हैं। भाजपा एग्जिट पोल को लेके नहीं चल रही है, उनकी अंदरूनी जिस तरीके से तैयारी रही है बूथ लेवल पे और हर स्टेट को लेके, तो फिर तो कमाल मानना पड़ेगा। इस लेवल तक आने में भी तो विपक्ष को भी 10-20 साल और लग जाएंगे, जिस तरह से इनका मैनेजमेंट है। देखिए, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं था जिस चेहरे को ये भुना सकते थे। चाहे 2-2.5 महीने पहले जब बात हुई थी कि हम पीएम मटेरियल हमारे पास किसको बनाया जाए, तो उसमें सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि ये जब लोकतंत्र का बड़ा चुनाव होता है इमरान जी, वो चेहरे पे लड़ा जाता है। जब आपके पास चेहरा ही नहीं है तो आप जनता को क्या बताओगे, तो उसमें जनता कहीं ना कहीं भ्रमित हो जाती है। ये दलील देते ना कि जो हमारे, तो जैसे हमने मनमोहन सिंह जी के वक्त किया था कि हमने तब भी बिना चेहरे के लड़े थे, फिर हमने मनमोहन सिंह जी नहीं, पॉलिटिकल जागरूकता आजकल वोटरों में बहुत ज्यादा है, ये चीजें मायने नहीं रखती हैं। और उस समय जब मोदी जैसा चेहरा आपके सामने हो और आप तब भी सामने से चेहरा पेश नहीं कर पाए, तब तो फिर मजाकिया बात हो गई है। और वो भी बहुत अच्छी बात है, जब आपके पास डिफीट करने के लिए बहुत बड़ा चेहरा होता है, तो उसके सामने जब एक मैदान में मलिंगा जब बॉलिंग कर रहा हो ना, उसके बाद में अगर पुराना कोई बैठा हुआ अजीत अगारकर जैसे लोगों को आगे लगा दो, तो कप्तान समझ जाएगा कि भाई उनके सामने हम तो जीत नहीं पाएंगे। तो वो स्थिति कांग्रेस के पास और पूरे विपक्ष के पास थी, तो इसको मान के भी चल रहे थे कि अब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचता है, जो हो रहा है वो होने दो। ठीक है, रमेश ठाकुर जी हमारे से बात हो गई। दिनेश सिंह जी, देखिए, निश्चित तौर पर इमरान जी, देखिए अभी आप, हमको लगता है कि 2-4 चुनाव या 10 चुनाव को आप ले लिए तो अब जनता खंडित जनादेश नहीं देना चाहती है।
जिसके साथ भी जाती है, जिस दल के साथ जाती है, वो पूरी तरह से जानती है और उनको पता होता है कि जब खंडित जनादेश होता है तो उसमें देश और क्षेत्र का नुकसान होता है। प्रदेश का अगर चुनाव है तो प्रदेश का नुकसान होता है, अगर देश का चुनाव हो तो देश का चुनाव नुकसान होता है। इसलिए जनता, वोटर जब जा रहा है तो पूरी तरह से जा रहा है, चाहे आप जिसके साथ जाता हुआ देख लीजिए। इसलिए इस चुनाव में भी जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जाती हुई दिख रही है। रमेश ठाकुर ने कहा कि आपके सैंपलिंग में दिक्कत हो सकती है, आप हो सकता है बक्सर ना जा पाए, आप हो सकता है कि पलामू ना जा पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो बूथ का कार्यकर्ता है, हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है जिसका संगठनात्मक स्तर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर, जनपद स्तर पर, मंडल स्तर पर, वार्ड स्तर पर, इवन बूथ के अलावा पन्ना स्तर पर होता है, घरों स्तर पर। तो जो बूथ के अंदर जो कार्यकर्ता खड़ा होता है, जो एजेंट खड़ा होता है, उसको जानकारी होती है कि इस बूथ पर पड़ने वाला, क्योंकि उस क्षेत्र का रहने वाला वो कार्यकर्ता होता है, वो चेहरा देख के उसको पता होता है कौन किसके पास जा रहा है। इसलिए हमें उम्मीद है कि हम इस एग्जिट पोल से आगे बढ़ेंगे। मैं माफी के साथ चाहूंगा क्योंकि बिल्कुल खत्म करना है मुझे। एग्जिट पोल से कुछ भी अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि जो पहले चरण के चुनाव थे और जो आखिरी चरण के चुनाव थे, इस बीच में काफी परिवर्तन हुए। पहले जहां बालाकोट और एयर स्ट्राइक वगैरह इन्होंने मुद्दा बनाया था छदम राष्ट्रवाद का, वो बाद में फेल हो गया। बाद में लोग रोजी रोटी की बात करने लगे, काम धंधों की बात करने लगे, विकास की बात, मुद्दे भी बदलते चले गए और लोगों ने जहां बीजेपी फेल हो गई। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया। 23 तारीख को देखना दिलचस्प रहेगा, तब तक हम बात कर सकते हैं, आकलन कर सकते हैं, नई नई थ्योरी पर काम कर सकते हैं, लेकिन 23 तारीख को जनादेश आएगा, उसके बाद पुख्ता तौर पर आगे की बात होगी। आप रहिए जी सलाम के साथ। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने के लिए।